मित्रों नमस्कार। संविधान को जाने समझे श्रृंखला के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। आज हम लोग भारत के संविधान में दिए हुए मौलिक अधिकारों के संबंध में कुछ सामान्य बातें करेंगे और अनुच्छेद 12 और 13 इन बातों के संदर्भ में आपसे डिस्कस करेंगे। मौलिक अधिकारों का जो चैप्टर है वो कुल जितने अधिकार हमें दिए गए हैं 6 तरह के अधिकार दिए गए हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ये 6 तरह के हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। बाकायदा चैप्टर में उसको कोडिफाई कर दिया गया है और इसे समझने के लिए हमें थोड़ा दुनिया के इतिहास को भी जानना पड़ेगा और अपने इतिहास को भी जानना पड़ेगा। फिर हम आगे बातों को करेंगे। आप सभी जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, आपको याद होगा कि 1215 में सन 1215 में ब्रिटिश पार्लियामेंट को किंग ने कुछ अधिकार दिए थे और ब्रिटिश पार्लियामेंट को उसके पहले कोई अधिकार उस तरीके से नहीं हुआ करते थे और एक डिक्लेरेशन साइन हुआ था, इसको मैग्ना कार्टा डिक्लेरेशन कहते हैं। इस मैग्ना कार्टा में जो किंग को जो एब्सोल्यूट पावर था, उसने शक्तियां जनता के चुने हुए नुमाइंदों को दिया था। तो माना जाता है कि जो मनुष्य के पूरे विकास के लिए, मनुष्य के बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए जो चीजें जरूरी है, मनुष्य होने के नाते जो जरूरी है, उसका इतिहास मैग्ना कार्टा से शुरू होता है, पश्चिम में आप कह सकते हैं। और उसके बाद जब फ्रांस की क्रांति हुई तो उस समय डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजन्स करके एक डिक्लेरेशन साइन हुआ था, मेन एंड सिटीजन्स करके कुछ था। उसने इस बात को बाकायदा पिन पॉइंट किया कि मनुष्य के कुछ ऐसे अधिकार हैं जो मानव होने के नाते उसको ऐसे अधिकार मिले हैं, नागरिकों के रूप में मिले हैं, मनुष्य के रूप में मिले हैं, जो इनएलिएनेबल हैं, जिसको अलग नहीं किया जा सकता और जिन अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता, इनवायलेबल अधिकार हैं। और ये मनुष्य होने के नाते हर मनुष्य को मिलना चाहिए ताकि उसका हर तरीके से विकास हो सके। और फिर इन दोनों के आधार पर मैग्ना कार्टा और डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स जो 1789 में फ्रांस में क्रांति के बाद हस्ताक्षरित हुआ था, या जिसकी घोषणा की गई थी, उसके आधार पर अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स घोषित किया गया। जब हम संविधान बना रहे थे, जब हमारे पुरखे भारत के संविधान को आज़ादी मिलने के बाद से बना रहे थे और ये सोच रहे थे कि इस देश को कैसे चलाया जाना है, तो उन्होंने कहा कि जरूरी है कि हम बाकायदा ये कोडिफाई करते हैं और पार्ट 3 को में कोडिफाई कर दिया गया। और जो अधिकार दिए गए उन अधिकारों में भी शामिल किया गया कि वे अधिकार राज्य के विरुद्ध हैं, यानी राज्य हमारे इन अधिकारों का हनन नहीं कर सकता। जब मैं राज्य कह रहा हूं तो मैं राज्य सरकार नहीं कह रहा हूं, मैं स्टेट कह रहा हूं, या गवर्नमेंट आप कह सकते हैं एक तरीके से, चाहे वो जो भी गवर्नमेंट हो, सेंटर में हो या स्टेट में गवर्नमेंट्स हो, उसे हम राज्य कहते हैं, स्टेट कहते हैं। तो स्टेट हमारे उन अधिकारों को वायलेट नहीं कर सकता और उसके विरुद्ध हमें यह अधिकार है कि हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो हमारे संविधान ने हमें पार्ट 3 में प्रदत्त किया है। ऐसा भी नहीं कि मैग्ना कार्टा में जो कुछ भी था, या डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन में जो कुछ भी था, या बिल ऑफ राइट्स में जो कुछ भी है, उसे जस का तस हमने अपना लिया। हमने उसे भारतीय परिप्रेक्ष्य में उसको अपनाने की कोशिश की और थोड़ा सा बढ़ा के भी दिया, क्योंकि यदि सुप्रीम कोर्ट में सीधे जाने का अधिकार भी हमारा मौलिक अधिकार है, तो आप समझ सकते हैं कि राज्य अगर हमारे किसी अधिकार का वायलेशन करता है, उसका हनन करता है, हमें उस अधिकारों से वंचित करता है, तो ये अपने आप में अद्भुत अधिकार है कि हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। वैसे हाई कोर्ट्स को भी अनुच्छेद 226 के तहत ये अधिकार है कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का
उल्लंघन होता है राज्य के द्वारा तो हम जा सकते हैं। प्राइवेट पार्टीज के विरुद्ध यह नहीं लागू होता, और कई मामलों में यह न केवल सिटीजन्स के लिए ही लागू होता है, पर्सन्स पर भी लागू होता है। जैसे राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ हर व्यक्ति के लिए अवेलेबल है, चाहे वो इस देश का सिटीजन हो या नहीं हो। यदि इस देश में मौजूद है तो राइट टू लाइफ उसको है, और जो प्रावधान दिए गए हैं उन प्रावधानों का उल्लंघन राज्य नहीं कर सकता। तो मित्रों, हम समझें कि ये जो मैं बार बार राज्य राज्य कह रहा हूं, इस राज्य की क्या परिभाषा दी गई है। आप अनुच्छेद 12 को पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 12 में स्टेट में क्या क्या आएगा। स्टेट हम जो कह रहे हैं, जो पार्ट 3 में स्टेट के विरुद्ध ये हमें अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों में क्या आएगा उसका जिक्र किया गया है। ये कहा गया कि स्टेट का मतलब हुआ जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने संसद है, संसद के 2 सदन होते हैं, और विधानमंडल, विधानसभा भी होती है, कुछ राज्यों में विधान परिषदें भी होती हैं, वही राज्य के हिस्से, वो भी राज्य माने जाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार उसे माना जाएगा। और जो लोकल अथॉरिटीज हैं, जैसे आप जानते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, म्यूनिसिपल बोर्ड्स है, इन सभी को माना जाएगा कि राज्य के अंतर्गत आते हैं। और अन्य अथॉरिटीज भी हैं जिनको शक्ति प्रदत्त है, राज्य के रूप में ही शक्ति आप कह सकते हैं कि वह प्रदत्त है। इन अदर अथॉरिटीज को जो देश की सीमाओं के अंतर्गत या भारत सरकार के कंट्रोल में है, बहुत सारे अथॉरिटीज हैं। जैसे आप पब्लिक सेक्टर्स में आप देखेंगे ये बहुत सारी स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज बनती हैं जो जिनके पास राज्य की एक तरह के कुछ शक्तियां होती हैं। तो कॉर्पोरेशंस हो गए, इवन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया राज्य का बैंक है। तो इस प्रकार से जो अदर अथॉरिटीज के रूप में अदर देन गवर्नमेंट्स के बाहर जाकर के जो अथॉरिटीज हैं वे आती हैं, ये सभी राज्य के अंतर्गत मानी जाती है। राज्य जिसकी चर्चा पार्ट 3 में हुई है, मौलिक अधिकारों के संदर्भों में ये आती है, और ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। जब मैं सेंट्रल गवर्नमेंट कहता हूं तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब हुआ जो उसके जो अधिकारीगण हैं। जब मैं राज्य सरकार कहता हूं उसके अधिकारीगण हैं, जो मंत्रीगण हैं, सेंटर के जो मंत्रीगण हैं, ये सभी उस गवर्नमेंट के हिस्से बन करके हमारे सामने आ जाते हैं। किंतु हमें भी समझ लेना चाहिए कि मौलिक अधिकार एब्सोल्यूट नहीं होते। राज्य को यह शक्ति प्रदत्त है कि वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, और बहुत सारे जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं वे हमारे पार्ट 3 में ही दिए गए हैं। विभिन्न अधिकारों, विभिन्न मौलिक अधिकारों का जो हम इस्तेमाल करते हैं उनके लिए क्या क्या होंगे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस तो दिए हुए हैं, लेकिन वो तो जेनरिक टर्म्स दिए हुए हैं। जैसे उदाहरण के लिए कहीं दिया हुआ है पब्लिक ऑर्डर, तो पब्लिक ऑर्डर के नाम पे जो रिस्ट्रिक्शन लगाए जाएंगे, कौन लगाएगा? निश्चित तौर से पुलिस अथॉरिटीज लगाएंगी, लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज लगाएंगी। तो ये रिजनेबल है कि नहीं, उसके रिजनेबलनेस को भी तय करने का अधिकार अगर हम डिस्प्यूट रेज करें तो सुप्रीम कोर्ट के पास है और हाई कोर्ट के पास है। यानी ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज हम पब्लिक ऑर्डर के नाम पर कर देंगे। कोई पदाधिकारी जो सेंटर के हो, स्टेट के हो, कहेंगे भाई पब्लिक ऑर्डर है, जो मन में आए कर देंगे। इसमें बहुत सारे केस लॉज हैं कि कौन सी चीजें पब्लिक ऑर्डर के रूप में रिस्ट्रिक्शन जो लगाया गया उचित है या अनुचित है। अनुच्छेद 13 कहता है कि ये जो अधिकार दिए गए हैं, कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता जो इन अधिकारों का उल्लंघन करता हो या जो इन अधिकारों का हनन करता हो। यहाँ तक कि एक तो पूरी तरह से हनन करेगा और उससे कुछ हिस्से का भी हनन करेगा। अगर वो पूरी तरह से हनन करेगा तो स्वाभाविक कानून बना करके करेगा, या कोई निर्णय डिसीजन लेके करेगा, तो वह पूरी तरह से कोर्ट उसे अल्ट्रा वायरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कर सकता है। अगर कुछ हिस्से को उसने हनन किया तो उस कानून के उस हिस्से को भी अल्ट्रा वायरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन घोषित किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य के ऊपर एक बंदिश है अनुच्छेद 13 के अंतर्गत कि हमारे देश की सीमाओं के अंतर्गत पहले से भी, संविधान बनने के पहले से भी जो कानून थे,
अगर वे कानून हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते पाए जा रहे हैं, क्योंकि मौलिक अधिकार तो आजादी के बाद संविधान बनने के बाद ही दिए गए पार्ट 3 में, उसके पहले कानून था ही, तो वे उस सीमा तक, जिस सीमा तक उल्लंघन करते हैं, वे अल्ट्रा वायरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर किए जाएंगे, इनवैलिड डिक्लेयर किए जाएंगे। उन लॉज का कोई मतलब नहीं। और भविष्य में जो कानून बनेंगे वे सुनिश्चित करेंगे कि फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं हो। यह बहुत महत्वपूर्ण चीज हमें पार्ट 3 में दिया गया। और जब मैं कहता हूं कि लॉ बना के वो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं कर सकते, तो लॉ का मतलब क्या है, इसे भी अनुच्छेद 13 में डिफाइन किया गया है कि लॉ इंक्लूड्स, लॉ में शामिल है अध्यादेश, आदेश, बाई लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम या यूसेज, जिसको बहुत सारे ऐसे कस्टमर यूसेज ऐसे हैं, यानी बहुत सारी ऐसी परंपराएं ऐसी हैं जिनको कानूनी शक्ति प्रदत्त है, ये सारे इसमें शामिल होंगे। और ऑफकोर्स जो कानून पास किए जाते हैं, इनेक्टमेंट समझे उसको कहते हैं, एक्ट कहते हैं, वे तो इसमें शामिल होंगे ही। और जो कानून, जैसा मैंने कहा कि जो कानून पास होने के बाद लागू हो जाएंगे, उसको लॉ इन्फोर्स कहा जाता है। यानी बहुत सारे कानून ऐसे पास हो सकते हैं जो लागू नहीं हो, या उसको विड्रॉ भी कर लेते हैं लोग। जैसे आपने 3 जो किसानों के संबंधी कानून थे, आपने देखा कि उसे विड्रॉ कर लिया गया, और उसे विड्रॉ करने के लिए कुछ लोग कहते हैं कि संसद से स्वीकृति नहीं ली गई, लेकिन एनीवे हो गया, अब वो लागू नहीं है। लेकिन जो लागू होंगे कानून, उनको एग्जामिन किया जाएगा कि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं। और यह काम कोर्ट्स में हम जाके करा सकते हैं, अपने मन से तो बट नेचुरल नहीं कर सकते हैं। अंतिम बात मैं कहना चाहूँगा इस संबंध में मित्रों, सामान्य बातें जो कि मैं कर रहा था, कि हमें समझना चाहिए कि मौलिक अधिकार जो हमें दिए गए हैं नागरिक के रूप में या पर्सन के रूप में, वो उन अधिकारों का एक हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन होता है। अगर मुझे अधिकार है तो आपको भी अधिकार है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा अधिकार समाज के व्यापक या बृहत्तर अधिकार से कन्फ्लिक्ट करे, क्योंकि अगर समाज के अधिकार से कन्फ्लिक्ट करेगा और हम बोलेंगे नहीं हमें तो अधिकार है, तो उदाहरण मैं ये देता हूं कि हमें अधिकार है हम सड़क पर चलें, लेकिन ये अधिकार नहीं कि हम सड़क के बीचों बीच चलें और जो गाड़ियां चली आ रही हैं वे हमें कुचल दें। उनका अधिकार है कि वो भी सड़क पर चले। तो हम जब दोनों सड़क पर चलेंगे तो हम, या कोई दूसरा व्यक्ति भी आ रहा है, तो हम टकराते हुए नहीं चलेंगे। मौलिक अधिकार का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी मनमानी चलाएंगे। यह सामाजिक हितों को ध्यान में रखते हुए हम अपने इन अधिकारों का पालन करेंगे। इसीलिए बहुत सारे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं। जैसे ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, शादी ब्याह का जो सीजन चलता है तो आप देखे होंगे लाउड स्पीकर जोरों से बहुत तेज गति से, मतलब तेज ध्वनि उसकी आती है, और विद्यार्थीगण जो पढ़ाई लिखाई कर रहे होते हैं उनको बहुत नुकसान हो जाता है, डिस्टर्बेंस होता है, या आम लोगों को भी डिस्टर्बेंस होता है। इसलिए कानून बनाया कि उसकी रात में कितने बजे तक बजेगा, उसकी समय की एक सीमा भी तय की जाती है। और यदि उस सीमा का उल्लंघन होता है तो हम नागरिक के रूप में शिकायत कर सकते हैं स्थानीय थाने पे, और संबंधित लोगों के ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। और संबंधित लोग कह सकते हैं भाई हमें अधिकार है बजाने का, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पार्ट है, तो मेरा भी तो पार्ट है आराम करने का, मेरा तो राइट टू लाइफ है। इसलिए टकराहट नहीं होनी चाहिए, इसकी भी व्यवस्था पार्ट 3 करता है। तो मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी बातें पूरी तरह से समझ में आई होंगी। अगला वीडियो हम लोग राइट टू इक्वलिटी के बारे में बनाएंगे, और फिर उस पर राइट टू इक्वलिटी को समझने की कोशिश करेंगे कि प्रावधान क्या है, और अन्य धीरे धीरे जो हमने 6 तरह के मौलिक अधिकार कहे सभी की चर्चा करेंगे। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया आप शेयर करें, कृपया आप लाइक करें, अपनी टिप्पणियों से मुझे लाभान्वित करें, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हों तो कृपया सब्सक्राइब करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।